अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की क्लास है बायोलॉजी की और हम टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कल इकोसिस्टम वाला। ठीक है, तो इसमें ही हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा पेज नंबर 240 के 241 से स्टार्ट होगा, जो इंटरेक्शंस हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कल हमने फूड चेन और फूड वेब को डिस्कस किया था काफ़ी सारा। उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले तो इकोसिस्टम को देखा था क्या होता है, फिर हमने उसमें बायोम्स डिस्कस किए थे, हमने डिफरेंट बायोम्स देखे थे। नेक्स्ट जो है हमने मेन जो बायोम्स हैं ज़मीन के उनको चेक किया था। ठीक है, फिर बायोस्फीयर के बारे में हमने बात की थी, ज़मीन के स्फीयर्स के बारे में बात की थी, कितने स्फीयर्स हैं, कौन कौन से स्फीयर्स हैं। ठीक है, इन सारी बातों के बारे में बात की थी हमने। उसके बाद हमने डाइवर्सिटी देखी थी कि इन स्फीयर्स में डाइवर्सिटी मौजूद है। फिर हमने उन ऑर्गेनिजम्स की नीश और हैबिटेट को देखा था। नीच और हैबिटेट को डिस्कस किया था कि इनमें डिफरेंस होता है। हैबिटेट रहने की जगह कहते हैं, नीच उसके प्रोफेशन को, उसके रोल को, वो क्या कैसे बिहेव कर रहा है, इन बातों को हम कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमने डिस्कस किया था नीश को। हमने जब डिस्कस किया था हमने जोसेफ ग्रीनल और चार्ल्स एल्टन की बात की थी। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नीश के ऊपर काफी सारा काम किया है और इसको एक्सप्लेन किया था। हमने इनकी भी बात की थी कि इन्होंने कौन कौन सा काम किया है। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस किया था। हमने कहा दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग हैं और बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग हैं। फिर हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स को डिस्कस किया था। प्रोड्यूसर्स हमने कहा था ऑटोट्रॉफ्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं ज़मीन के ऊपर वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। उसके अलावा जितने भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की थी कि जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चे जो बायोटिक कंपोनेंट्स थे इसमें हमने तीनों को डिस्कस किया था। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को डिस्कस किया था, कंज्यूमर्स को डिस्कस किया था और उसके बाद आपके पास जो डीकम्पोजर्स हैं हमने उनको डिस्कस किया था। ठीक है, कंज्यूमर्स में हमने कहा था प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, ये तीनों कंज्यूमर्स की हमने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने एबायोटिक और जितने भी उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स हम सबको देखा था। एबायोटिक में फिजिकल कंपोनेंट्स कहा था, लाइट, सॉइल, वाटर, एयर, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट्स थे। और केमिकल कंपोनेंट्स थे, जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं जमीन के अंदर और वो लिविंग नहीं है, उनकी हमने बात की थी कि वो हम यूज करते हैं। फिर हमने फूड चेन्स की बात की थी कि फूड चेन्स कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, हमने कहा था कि जो सीरीज ऑफ एक सीरीज होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसको हम फूड चेन्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमने फूड चेन्स देखी थी काफी सारी। फिर हमने फूड वेब देखे थे, फूड वेब को देखा था, जिसमें हमने फूड वेब में बात किया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ चेन्स जो है मिलकर फूड वेब को बनाती हैं। आपकी बुक में भी एक फूड वेब मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं 240 पेज पे। ग्रास है, ग्रास जो है उस पर फीड करता है, रैबिट फीड करता है, रैट फीड करता है, बीटल फीड करती है। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहे हैं। इससे आगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं आपके पास, फॉक्स है, उसके बाद आउल है और आपके पास डॉग है। डॉग को टर्शियरी कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है, वो क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खा रहा है। ठीक है, वो आपका जो आउल है उसको खा रहा है, इस वजह से उसको टर्शियरी कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं उनको टर्शियरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, और जो डायरेक्टली प्लांट से फीड करते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस जो हमने देखा था फूड चेन और फूड वेब के बीच में, हमने कहा था कि जो फूड चेन होती है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, जैसे कि ये फूड चेन हमने देखी थी, ठीक है, माउस वाली, ग्रास होपर वाली, राउल वाली, कि अगर ग्रास होपर खत्म हो जाए तो अब ये जो बाकी दो ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब उन तक फूड नहीं पहुंचेगा। ठीक है, उन तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी क्योंकि इसके बीच में ग्रास होपर को खाता है माउस, तब जाके आउल जो है माउस को खाता है। अगर माउस ग्रास होपर को नहीं खाएगा तो ये डेड हो जाएगा। ठीक है, ग्रास को डायरेक्टली नहीं फीड करता है। ठीक है, तो अगर ये ग्रास ऊपर को खाएगा तो ये डेड हो जाएगा, ग्रास ऊपर को नहीं खाएगा तो ये डेड हो जाएगा, तो इसको अवेलेबल नहीं होगा, ग्रास ऊपर खत्म हो जाता है किसी इलाके में। तो फूड वेब का हमें ये फायदा होता है कि अगर माउस ग्रास ऊपर को नहीं खाएगा तो माउस जो है किसी और चीज को खा लेगा, किसी और चीज पे फीड कर लेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है फूड चेन में फूड वेब का फायदा होता है। ठीक है, अगर माउस जो है उसको ग्रास ऊपर नहीं मिला तो किसी और चीज को खा लेगा। फॉर एग्जाम्पल इस फूड वेब के अंदर वो जो है प्लांट से फूड ले लेगा, इसके ऊपर जो दाने वगैरह होते हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर जितने भी इस तरह ग्रेन्स होते हैं उनको खा के माउस जो है अपना गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर रैबिट है, इसको जो है आपके पास ये ग्रासेस खाता है, अगर एक ग्रास ने दूसरी ग्रास खा रहा है, दूसरी ने तीसरी ग्रास खा रहा है,
इसी तरह जो आपके पास वाइल्ड कैट है, ये माउस को खा रही है, रैबिट को खा रही है, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट जो है स्पीशीज को खा सकते हैं, तो इस तरह ये अपना गुजारा कर लेते हैं। हाँ जी बच्चे, आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है? मुझे टेक्स्ट करें जल्दी से बताएं आवाज आ रही है या नहीं आ रही। चैट नहीं है इसकी, आपने टेक्स्ट करना है इसमें क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में। बच्चे जिनको नहीं आ रही वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, उसको रीसेट करें तो वो उनकी आवाज ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलें ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। आज का टॉपिक जो फूड वेब से जो रिलेटेड है, डिफरेंस हमने देखा था फूड वेब और फूड चेन में, हमने डिस्कस किया है कि जो फूड चेन है अगर उसमें से एक ऑर्गेनिज्म निकल जाए तो वो पूरी की पूरी चेन जो है डिस्टर्ब हो जाती है, उस पूरी की पूरी चेन में जो है एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। लेकिन फूड वेब जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अगर एक ऑर्गेनिज्म आपका खत्म हो गया है इन्वायरमेंट में या आपको वो नहीं मिल रहा खाने के लिए, तो आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सकते हैं, किसी तीसरे पे फीड कर सकते हैं, ठीक है। जो बुक में आपको फूड वेब दिया गया, जो मैंने फूड वेब दिखाया, ये बहुत सिंपल फूड वेब्स हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ फूड वेब मौजूद हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में। आप अपनी एग्जांपल ले लें कि अगर आपको गोश्त नहीं मिलता, ठीक है, चिकन नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं, आप बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त ले लेते हैं। अगर आपको वो गोश्त नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, दालें खा लेते हैं। अगर दाल नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं, सब्जी खा लेते हैं, ठीक है। सब्जी नहीं मिलती, चावल खा लेते हैं। तो ऐसे आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो इस तरह ये एक फूड वेब के बीच में हम काम कर रहे हैं। तो फूड वेब जो है हमें अपॉर्चुनिटी देता है। अगर हम इंसान जो है सिर्फ गोश्त खाते हो, ठीक है, और गोश्त खत्म हो जाए दुनिया से, तो सब्जियां हम ना खाएं तो एट द एंड हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो फूड वेब जो है हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर एक प्लांट आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म अगर आपको नहीं मिल रहा, एक जगह से आपको फूड नहीं मिल रहा, तो आप दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से, दूसरी किसी चीज से फूड ले लो, ठीक है। तो फूड वेब हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है फूड चेन और फूड वेब्स की, ठीक है। बेसिकली ये इन्वायरमेंट में जो है फूड को ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी के फ्लो को ट्रांसफर करते हैं। आपने मैट्रिक में पढ़ा था एनर्जी फ्लो, ठीक है, मटेरियल फ्लो और एनर्जी फ्लो पढ़ा था। तो जो फूड चेन्स और फूड वेब्स हैं, ये एनर्जी को फ्लो करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है। अगर मैं आपको ये फूड वेब दिखाऊं तो ये यहाँ पे एनर्जी बन रही है, टोटल एनर्जी यहाँ पे बनती है, प्लांट्स बनाते हैं सारी की सारी एनर्जी, ठीक है। माउस जो है वो इस पे फीड करता है, रैबिट इस पे फीड करता है, ठीक है। क्या करता है फीड करके, इस मटेरियल को खाता है, इस मटेरियल से एनर्जी निकाल के अपनी बॉडी में रख लेता है, उसमें से 80 to 90% एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, और बाकी जो एनर्जी होती है वो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म उसको खाता है उसके लिए रख लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्नेक खा लेता है माउस को, ठीक है। अब इसकी जो 10% एनर्जी थी ना जो माउस की, वो स्नेक के पास आ गई। अब स्नेक ने वो 10% जो एनर्जी सारी की सारी ले ली, और अपने लिए उसकी बॉडी में अब 100% जो एनर्जी है, जो माउस की 10% एनर्जी थी, वो उसकी 100% एनर्जी है, उसमें से वो 80 to 90% फिर इस्तेमाल कर लेगा अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अपने फंक्शन क्या, जैसे उसने चलना है, ठीक है, या फिर उसने जो है सॉरी स्नेक रेंगता है, जो रेंगना है उसने, या उसे जो हंट करना है, ठीक है, या उसे जो ब्रीदिंग करनी है, जितने भी काम उसने करना है सारे काम जो है करता है अपनी लाइफ स्पैन में, ठीक है। उससे 80 to 90% एनर्जी यूज करिए, बाकी जो 10% एनर्जी होती है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर फीड कर लेता है। तो ये फायदा है कि ये जो फूड चेन्स और फूड वेब्स हैं, ये एनर्जी फ्लो को मेंटेन करते हैं, मटेरियल फ्लो को मेंटेन करते हैं, उसके बाद ये पॉपुलेशन के साइजेस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन के साइजेस को कैसे बैलेंस करते हैं, इनको हम देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ जो है फर्दर इंटरेक्शंस होते हैं इन्वायरमेंट में, हम उनको देखेंगे, उनके जरिए से हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर दो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ठीक है, तो उनके बीच में किस किस्म के इंटरेक्शंस होते हैं हम ये देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं प्रीडेशन, ठीक है। प्रीडेशन क्या होती है, प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होता है। एक प्रीडेटर होता है और दूसरा प्रे होता है, ठीक है। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को, प्रे कहते हैं शिकार जिसका शिकार किया जाता है। तो एक शिकारी होता है और एक शिकार जिसको हम शिकार करते हैं, एक वो ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म, जो शिकारी है और जो शिकार करता है, इन दोनों का एक रिलेशनशिप है। ये एक दूसरे को खाते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं, ठीक है। सॉरी, एक दूसरे को नहीं खाते, प्रीडेटर जो है प्रे को खाता है और उससे एनर्जी लेता है। तो जो ये प्रीडेटर्स हैं आपके पास,
इसमें ये देख सकते हैं आप, ये बेयर है और ये फिश जो है इसको खा रहा है, तो ये प्रीडेटर का काम कर रहा है और ये प्रे का काम कर रहा है। इसी तरह कैट और माउस जो है ये बहुत पुराने जो है और कॉमन प्रीडेटर प्रे जो है, इनका रिलेशनशिप है आपस में। कैट्स जो है वो माउस को खाती हैं और उनसे एनर्जी लेती हैं, तो ये प्रीडेटर्स हैं और ये प्रे हैं। तो इसी तरह जो है डिफरेंट एग्जांपल आपको मिलती हैं जिनके बीच में आप प्रीडेटर और प्रे के रिलेशनशिप को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीडेटर और प्रे जो है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो टॉपिक है आपके पास, पहले मैं बता दूं 242 पे है, तो वहीं पे हम इसको टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीडेटर प्रे का जो साइकिल है ये क्या करता है, बेसिकली ये तो एनर्जी लेते हैं ना एक दूसरे से, ठीक है, यानी कि प्रीडेटर जो है वो प्रे से एनर्जी लेता है और अपना गुजारा करता है। लेकिन ये रिलेशनशिप जो है बड़ा जरूरी है, ठीक है, पॉपुलेशन के साइजेस को डिस्कस करता है। फॉर एग्जांपल ये फिश और ये बेयर की एग्जांपल ले लें, अगर ये बेयर फिश के ऊपर फीड ना करे, ठीक है, तो जिस रिवर में जो है ये फिश रह रही है उस रिवर में इस फिश की तादाद इतनी ज्यादा हो जाए कि जिस चीज पे ये फीड करती है फिश वो चीज खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्रास पे फीड करते हैं, ठीक है, तो जो ग्रासेस हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर ये फिशेस वहां पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो समंदर के अंदर अगर ग्रास खत्म हो जाएगी, बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रासेस नहीं रहेंगी, तो ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करती हैं। जो जितने भी प्रेडेटर होते हैं ये इनफ प्रे को खा जाते हैं कि जो है उनका साइज इंक्रीज ना हो एक लिमिट से, ठीक है। और जो प्रे है वो फिर छुपते हैं, ठीक है, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं और दोबारा से ग्रो करते हैं और अपनी साइज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, शेर और ज़ेब्रा की, ठीक है, ये भी इसके ऊपर फीड करते हैं। शेर इसके अलावा काफी सारे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है और ये मेंटेन करते हैं बेसिकली, ठीक है, जो दूसरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनको मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल शेर जो है ज़ेब्रास का शिकार करते हैं, ठीक है। अगर ये एक ग्रास लैंड में रहते हैं और काफी सारे ज़ेब्रास को शिकार कर लेते हैं, ठीक है, एट द एंड क्या होगा, ज़ेब्रास की तादाद थोड़ी हो जाएगी और ये बाहर आना छोड़ देंगे, ये अपने जो है जिस जगह पे ये शेल्टर रहते हैं ये सिर्फ उसी जगह पे रहेंगे। जब ये उसी जगह पे रहेंगे, कम हो जाएगी इनकी तादाद, तो इन रिटर्न जो शेर है इनको भी कम फूड मिलेगा। जब शेर को कम फूड मिलेगा तो इनकी भी जो एट द एंड पॉपुलेशन है वो भी डेड होना शुरू हो जाएगी, वो भी ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाएंगे फूड ना मिलने की वजह से। तो दोनों पॉपुलेशन मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। जो शेर है इनकी पॉपुलेशन भी कम होना शुरू हो जाएगी, उतनी पॉपुलेशन रहेगी जितने ज़ीब्रास मौजूद होंगे। तो जितने प्रेज मौजूद होंगे उतने ही प्रीडेटर मौजूद होंगे, जितने प्रीडेटर होंगे उतने ही प्रे मौजूद होंगे। तो एक दूसरे की जो है पॉपुलेशन को ये मेंटेन करने का काम करते हैं, पॉपुलेशन साइजेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये भी आपके पास एक रिलेशनशिप है बिटवीन फॉक्स एंड रैबिट, ठीक है, तो ये भी इसी तरह मेंटेन करते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो रैबिट्स को लेकर गए थे, ठीक है, उनको रैबिट्स बड़े पसंद आए तो वो रैबिट्स को लेकर गए और उन्होंने वहां पे उनको जो है ग्रो करवाया रैबिट्स को, ठीक है। तो वहाँ के नेटिव नहीं है रैबिट्स, तो रैबिट्स को वहां पे उन्होंने ग्रो करवाया। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि वहां पे उनका कोई प्रीडेटर मौजूद नहीं था रैबिट्स का, तो रैबिट्स की तादाद बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज होना शुरू होगी, बहुत स्पीड से जो है रैबिट्स इंक्रीज होना शुरू हो गए। और इससे इन रिटर्न क्या हुआ, रैबिट्स खाते थे आपके प्लांट्स को, ठीक है, जितने भी ग्रासेस थी या जितने भी पौधे थे उनको खाते थे। इन रिटर्न क्या हुआ कि रैबिट्स की जब तादाद ज्यादा होना शुरू होगी वाइल्ड में, तो उनकी जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। रैबिट्स उनकी फसलें खाना शुरू कर दी, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। अब इसका इलाज करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां पे हाउंड्स रखे, ठीक है, डॉग्स को रखा। उन डॉग्स को रखने का फायदा ये हुआ कि डॉग जो है वो रैबिट्स को खाते हैं और उन्होंने उनकी जो है पॉपुलेशन का साइज मेंटेन करना शुरू कर दिया, उनको खाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो जो जितने भी जो रैबिट्स थे वो मेंटेन अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है, वो एक मखसूस अमाउंट में प्रेजेंट थे, उससे ज्यादा वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। तो ये प्रीडेशन की एक एग्जांपल है, ठीक है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड जो आपके पास हमारा रिलेशनशिप जिसको हम डिस्कस करेंगे, पैरासाइटिज्म पे हम डिस्कस करेंगे। पैरासाइटिज्म क्या होता है, ये होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है। होस्ट होता है मेहमान और पैरासाइट होता है जो गेस्ट होता है, एज अ जो है गेस्ट बिहेव करता है पैरासाइट, ठीक है। तो जो पैरासाइट है ये होस्ट के ऊपर रहता है और वहां से फीड करता है, उससे एनर्जी लेता है, उससे शेल्टर लेने का काम करता है, ठीक है। पैरासाइट डिपेंड करता है टोटली होस्ट के ऊपर। और ये क्या करता है, ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता, इसे फूड के लिए डिपेंड नहीं करता, ये इन रिटर्न बीमारी भी कॉज करता है, उसको प्रॉब्लम भी कॉज करता है जिस होस्ट पे रह रहा होता है।
और उससे जो है अपना फायदा भी ले रहा होता है, उससे शेल्टर और फूड दोनों लेता है। शेल्टर लेना मस्ट है पैरासाइट के लिए, ठीक है। पैरासाइट जो है उसके लिए शेल्टर लेना मस्ट है। ये या तो उसकी बॉडी के अंदर रह सकता है या उसकी बॉडी के ऊपर रह सकता है। ये आपके पास एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम के नाम से, ठीक है, जिसको आप सब जानते हैं मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है, ठीक है। इसको ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है आपके पास एज अ वेक्टर यूज होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, ठीक है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान तो पहुंचाता है, आपसे ब्लड सक करता है, लेकिन वो आपकी बॉडी के ऊपर नहीं रहता, परमानेंटली आपकी बॉडी के ऊपर नहीं रहता। लेकिन जो जब वो ब्लड सक करता है जब आपकी बॉडी से, तो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर जाता है। प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर रहता है और डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो इन्फेस्टेशन है, पैरासाइट इन्फेस्टेशन कॉज करते हैं, ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं, प्रॉब्लम कॉज करते हैं, क्योंकि वहां पे रहते हैं तो परमानेंटली या टेम्परेरी जो है डिजीज कॉज करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज करते हैं, तो इसको हम इन्फेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। दो टाइप के पैरासाइट्स हैं हमारे पास, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स, एक्टो मींस आउटसाइड, एंडो मींस इनसाइड। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट जो बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, और एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है अब पैरासाइट की एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट कहते हैं। प्लाज्मोडियम एक एंडोपैरासाइट की एग्जांपल आपके पास दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये डिफरेंट पैरासाइट्स हैं, ठीक है। ये एक्टो और एंडोपैरासाइट्स का डिफरेंस है। लाउस जिसको आप जून के नाम से जानते हैं, ठीक है, लाइस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये सर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते तो बालों के अंदर जो है सर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये आपसे ब्लड सक करती है और आप इन रिटर्न आपको इरिटेशन कॉज करती है, प्रॉब्लम कॉज करती है, ठीक है। इसी तरह टिक्स हैं। टिक्स जो हैं ये जानवरों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट गाय भैंसों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, घोड़ों की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गधों की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको कॉमन जुबान में आप चिच्चड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद फ्ली है, ठीक है, जिसको कॉमन जुबान में आप पिस्सू के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये दानों वगैरह को खराब करता है, ठीक है, डिफरेंट। तो ये पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं, सारे के सारे जानवरों की आउटसाइड रहते हैं। जो टिक्स हैं ये भी जो है डिफरेंट जानवरों को डिजीज कॉज करते हैं, इंसानों को भी डिजीज कॉज करते हैं और बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। फ्लीज भी जो हैं जो आपके पास, ये डॉग के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, और डॉग जो है वो जो खारिश करता है, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा वो बैठा होता है अपनी दोनों पिछली टांगों पर, अगली टांग से वो एक टांग जमीन पर रखे होते हैं, एक से खारिश कर रहा होता है, तो वो पिस्सू की वजह से उसको जो है ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। जितने फर वाले ऑर्गेनिज्म उन पे फ्ली प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये आपके पास जो है एंडोपैरासाइट्स हैं, टेप वर्म है, ठीक है, ये आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रैकिनिया वर्म्स हैं, ठीक है, ब्लड फ्लूक्स हैं, उसके बाद अमीबास हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स हैं, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है लीच है, ये जूंक जिसको आप कहते हैं कॉमन जुबान में जूंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक्टोपैरासाइट है, बॉडी के आउटसाइड रहना शुरू कर देता है, इसके पास सकर होता है, ये उसके साथ जरिए से अटैच कर लेता है अपने आप को ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, और वहां से जो है न्यूट्रिशन निकालने लग पड़ता है, उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पास पैरासाइटिज्म की जो है एग्जांपल्स हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिर्फ बीमारियां कॉज नहीं करते, काफी सारे जो है इन रिटर्न जो है आपको फायदे भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सम टाइम किसी किसी केस में फायदा भी आपको देते हैं, ठीक है। तो इन रिटर्न जो है इनकी सिग्निफिकेंस है, और ये जो है डिजीजेस कॉज करते हैं ओवर द जो है वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है ये डिजीजेस कॉज करते हैं लार्ज अमाउंट में। तो इस हवाले से भी जो है ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इनकी डिस्कशन जरूरी है, इनको समझना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिज्म और कॉमनसिलिज्म, ये तीनों टॉपिक भी हैं, तो इनको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को, ठीक है। पेज नंबर 244 के ऊपर प्रेजेंट है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। 3 वर्ड यूज हुए हैं इसमें, बायोजियोकेमिकल्स, केमिकल्स का आपको पता है, ठीक है, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको आप जानते हैं, ठीक है। जियो जो है ये अर्थ के लिए यूज होता है, और बायो मींस लिविंग, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ में रहने वाले जितने केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं वो एक साइकिल की सूरत में चलते हैं, तो हम उनको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। कि कैसे वो केमिकल्स हम एनवायरनमेंट से लेते हैं और एनवायरनमेंट से वो दे देते हैं वापस, और कैसे वो साइकिल चलता रहता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, आप कॉन्टिन्यूसली एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कैसे आ रही है,
ठीक है, कहाँ से आ रही है वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, तो ये बाय एक केमिकल साइकिल चल रहा है, तो वहां से ऑक्सीजन आ रही है। जो आप कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टिन्यूसली एनवायरनमेंट में देते रहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एक साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स को देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो है एलिमेंट्स होते हैं जिनको प्लांट को या एनिमल को लेना जरूरी होता है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। इन कंपाउंड्स को, इन केमिकल्स को लेके एनिमल और प्लांट क्या करते हैं, इनसे एनर्जी डिराइव करते हैं, इनको तोड़ के इनसे एनर्जी निकालते हैं, तो इनको हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। दो किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये मैक्रो मींस लार्ज होता है और माइक्रो मींस स्मॉल होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए जरूरत होती है इनकी, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इसके बीच में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस है। इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं बोरॉन, कोबाल्ट, स्ट्रोंशियम, जिंक, कॉपर हैं, ये थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी को, और ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो बुक में मौजूद है नाइट्रोजन साइकिल मौजूद है, इसके बारे में जो है डिस्कशन कर लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल जो है ये बेसिकली जो नाइट्रोजन सबसे पहली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्वायरमेंट में पाया जाता है, सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में पाया जाता है। 78% जो है ये इन्वायरमेंट में अवेलेबल है नाइट्रोजन, लेकिन सारी की सारी इनर्ट है, किसी भी काम की नहीं है, हमारे किसी काम नहीं आती डायरेक्टली, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म इसको यूज होते हैं, इसको कन्वर्ट करके इंपॉर्टेंट केमिकल्स में कन्वर्ट करके, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके जमीन में ऐड कर देते हैं, और फिर वो हमारे पास अवेलेबल होती है इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट है, वो जो है ऐसे रिएक्ट नहीं करती, उसको रिएक्ट करवाना पड़ता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कंपाउंड्स में, और फिर यूज करते हैं हम उनको, ठीक है। तो तीन मेन स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन, ठीक है। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन की कन्वर्जन अमोनिया के अंदर, नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। इस सिलसिले में डिफरेंट जो है आपके पास बैक्टीरियाज हैं वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और वो जो है कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर बैक्टीरियाज को। इसके अलावा जो हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज को डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, जो रूट की साथ प्रेजेंट होते हैं, वो भी ये काम करते हैं, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं आपके पास सॉइल के अंदर जो अमोनिया को लेते हैं सॉइल में से, और इसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। जो अमोनिया है इसका नाइट्रेट से नाइट्राइड्स में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। और इसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है ये जो जितने नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स हैं उनको प्लांट्स ले लेते हैं, और प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर उनको डिफरेंट दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड बना लेते हैं उनसे, ठीक है, प्रोटीन्स बना लेते हैं उनसे। तो एसिमिलेशन के प्रोसेस में जितने नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स होते हैं उनको यूज करते हुए इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल जो कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी के उनको बना लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एसिमिलेशन का प्रोसेस, ये तीन मेन स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में। डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसके बीच में जितने भी ये कंपाउंड्स हैं ये जो एसिमिलेशन के प्रोसेस में बने थे, इनको सारों को तोड़ के दोबारा एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की सूरत में भेज दिया जाता है। जितने भी डीकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं इसमें डीनाइट्रिफिकेशन के सॉरी नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जितनी भी आपके पास इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और इससे जो है लॉस हो जाता है नाइट्रोजन में। समटाइम्स जो है जब नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स बनते हैं तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रेट और नाइट्राइड को एसिमिलेशन के प्रोसेस में जाने से पहले ही उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में और एनवायरनमेंट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की नाइट्रोजन साइकिल की। इसके बारे में हम जो है फर्दर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं बाय दिस डायग्राम, ठीक है, डायग्राम से इसको डिस्कस कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, इसको अमोनिया की सूरत में जमीन में ऐड कर देते हैं, ठीक है, अमोनिया की सूरत में जमीन में ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जमीन में जो है जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको, ये आपके पास अमोनिया की सूरत में जमीन में ऐड हो रही है, ठीक है। डिकम्पोजर भी हैं यहाँ पे, दूसरे नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी हैं, रूट्स के पास प्रेजेंट होते हैं, वो सारी की सारी नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल की अमोनिया के अंदर। अमोनिया जो है ये अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ से जो है
यहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं डिफरेंट किस्म के जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाते हैं, ठीक है। ये नाइट्राइट्स हैं आपके पास, ये नाइट्रेट्स हैं, इनके बीच में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट जो है प्लांट्स जो है इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ले लेते हैं, ठीक है, और इनको लेने के बाद अपनी मर्जी के कंपाउंड्स बना लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की प्रोटीन्स बना लेते हैं, अपनी मर्जी के अमीनो एसिड बना लेते हैं। जब ह्यूमंस या फिर दूसरे एनिमल जो है वो फीड करते हैं इन प्लांट्स के ऊपर, कंज्यूमर्स वगैरह इन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, तो ये सारे के सारे जो नाइट्रोजन होती है, जितनी भी अमीनो एसिड या प्रोटीन की सूरत में, वो सारी की सारी इनकी बॉडीज में चली जाती है। अब जब ये सारे डेड होते हैं तो इनके डेड होने के बाद जितना ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे जितनी भी मटेरियल होता है या तो वो अमोनियम की सूरत में जमीन में ऐड हो जाता है, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, या फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसको नाइट्रोजन की सूरत में दोबारा से इन्वायरमेंट में भेज देते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये साइकिल एक चलता रहता है कि जो नाइट्रोजन यहाँ से इन्वायरमेंट से आई थी वो चलते चलते कहाँ गई, वापस इन्वायरमेंट में चली गई। जितनी नाइट्रोजन आई थी वो ऐसे जो है सर्कुलेट कर रही है पूरी की पूरी इस साइकिल के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास था नाइट्रोजन साइकिल, जिसके बीच में हमने बात की है कि नाइट्रोजन को, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, यूटिलाइज करके कन्वर्ट किया जाता है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में, फिर उसको जो है प्लांट यूज कर लेते हैं, प्लांट्स को फीड जो है करते हैं एनिमल्स को, वो उससे ले लेते हैं नाइट्रोजन, और एट द एंड वो जितनी भी नाइट्रोजन होती है सब के डेड होने के बाद दोबारा से इन्वायरमेंट में ऐड हो जाती है किसी न किसी सूरत में, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आज का चैप्टर है कंप्लीट हो गया इकोसिस्टम वाला। इसमें तीन टॉपिक रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो टॉपिक नहीं पढ़ा है वो बीच में ऐड नहीं है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर लेंगे।